इंटरनेट मनोरंजन का बड़ा स्रोत है, खासकर यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों के कारण। कुछ वीडियो जो यूजर्स द्वारा अपलोड किए जाते हैं मिनटों में वायरल हो जाते हैं, लेकिन इन अपलोड्स में से कुछ के पीछे ऐसे काले सच छुपे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जब तक कि बाद में सच्चाई सामने नहीं आ जाती। नंबर 10। ब्रिटनी स्पीयर्स 1999 में अपने पहले एल्बम बेबी वन मोर टाइम के रिलीज होने के आफ्टर से पॉप म्यूजिक आइकन है। तब से उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है और कुछ फैंस ज्यादा वफादार रहे हैं। 2007 में 19 वर्षीय कारा कनिंघम, जिनका जन्म क्रिस्टोफर कनिंघम के नाम से हुआ था, ने ये सिद्ध किया। यूट्यूब पर वीडियो डालकर जिसमें मीडिया और जनता द्वारा गायिका के फैसलों की आलोचना का विरोध किया गया, वे ब्रिटनी की सबसे समर्पित फैन थी। कुछ ही दिनों में लीव ब्रिटनी अलोन वीडियो वायरल हो गया और कारा पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इस समय स्पीयर्स गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट में थी, जिसे मीडिया में खूब चर्चा मिल रही थी और कई लोग बिना समझे उनके व्यवहार की आलोचना कर रहे थे। उस वक्त स्पीयर्स अपनी करीबी आंटी सैंड्रा कोइंटन के निधन से जूझ रही थी। उन्होंने कहा कि आंटी के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ और वे मानसिक रूप से टूट गए। दुख से निपटने के लिए उन्होंने अवैध नशीले पदार्थ लेने शुरू किए और मदद की जरूरत समझकर स्पीयर्स ने खुद को पुनर्वास केंद्र में भर्ती करवाया। चूंकि उनकी समस्याओं को मीडिया द्वारा पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था, उन्हें लगातार पपराजी की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और इस दबाव का उन पर असर पड़ने लगा। पुनर्वास केंद्र से निकलते ही वो कैलिफोर्निया के एक सैलून गई और अपने सारे बाल मुंडवा लिए, जिससे मीडिया में सनसनी फैल गई और आज भी इसका जिक्र होता है, जिससे उनके गहरे दुख का पता चलता है। इस दौरान वो अपने पूर्व पति केविन फेडरलाइन के साथ एक कड़वे कस्टडी विवाद में भी उलझी हुई थी। हालात बिगड़ने पर उन्होंने दोनों बेटों की कस्टडी भी खो दी, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। एक घटना में उन्होंने पपराजी की कार पर छाता मारा और बाद में इसे अपने सबसे बुरे पल बताया। इसके बावजूद उन्होंने संगीत लिखना जारी रखा और एल्बम ब्लैक आउट रिलीज किया, जिसे कई पॉप प्रशंसकों ने पॉप बाइबिल कहा। अक्सर की तरह कई लोगों ने स्पीयर्स की आलोचना की, इसलिए कारा ने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर पोस्ट किया। उस वीडियो में वह रोती है और कहती है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि ब्रिटनी मजाक उड़ाने के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक इंसान थी। वीडियो के भावुक पल में वह बताती हैं कि स्पीयर्स किस दौर से गुजर रही है और कहती हैं कि फैंस उनसे अधिक चाहते हैं पर उनके फैसलों की आलोचना करते हैं। इसके बाद वो कैमरे पर बार बार चिल्लाईं कि लोग उन्हें अकेला छोड़ दे, जो बाद में वीडियो का शीर्षक बना। फिर कारा ने कहा, जिनको स्पीयर्स से दिक्कत है उन्हें पहले कारा से निपटना होगा। अधिकांश लोगों ने इस वीडियो को शर्मनाक या बहुत नाटकीय कहा, पर कई ऑनलाइन पोस्ट में लोगों ने माना कि गायक की आलोचना करना उनकी गलती थी और शायद कारा शुरू से सही थी। इस वीडियो को 24 घंटे में 2 मिलियन व्यूज मिले और कारा को अमेरिका के टेलीविजन शो में बुलाया गया। इसे पहले वायरल वीडियो में से एक माना जाता है और तब से कारा संदेश दे रही हैं कि नफरत करने वालों से हार मत मानो। नंबर 9। स्कूबा डाइविंग दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। यह एक आरामदायक व जानकारीपूर्ण शौक है, जिसमें गोताखोर विदेशी मछलियां और अजीब समुद्री जीव देखते हैं और कुछ लोग डाइविंग के दौरान खाने के लिए भी कुछ पकड़ लेते हैं। 57 वर्षीय माइकल पैकर, जो केप कॉड मैसाचुसेट्स के एक स्कूबा डाइवर हैं, ने 2021 में एक दिन ठीक यही किया, जब उन्होंने लॉबस्टर की तलाश में डाइविंग करने का फैसला किया। दिन के अंत तक उन्हें विश्वास नहीं था कि वह पानी से जीवित निकले। माइकल का जन्म न्यू जर्सी में हुआ था, लेकिन जब वह अभी छोटे थे तब वह अपनी मां के साथ केप कॉड चले गए। वहां उन्हें मछली पकड़ने व स्कूबा डाइविंग पसंद आने लगी। लॉबस्टर पकड़ने पर वे अधिकतर व्यावसायिक ग्राहकों को बेचते थे, लेकिन कभी कभी दोस्तों व परिवार के लिए भी रखते थे। अधिकतर समय माइकल ने समुद्र किनारे शांत जीवन जिया, लेकिन 2021 में उन्होंने 2 भयानक घटनाओं में से पहली से बचकर अपनी जान बचाई,
जो आसानी से उनकी जान ले सकती थी। 2021 में वे 5 लोगों के साथ सैन जोस से पुएर्तो जिमेनेज जा रहे विमान में थे जब उसमें इंजन की समस्या हुई। विमान दूर दराज इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बचावकर्मी घंटों बाद पहुंचे। चेहरे और अंगों में उन्हें चोटें आई थी, लेकिन अस्पताल में कुछ हफ्तों तक इलाज के बाद वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने परिवार से कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि वे दुर्घटना से बच पाए और अगर बचावकर्मी समय पर न आते तो शायद वे जिंदा न लौटते। उन्हें याद है 15 साल की उम्र में उनकी मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में बह गई थी। उन्होंने उसे तैरते हुए पीछा किया, लेकिन कम दृश्यता से दिशा भटक गए। आखिरकार वे मिल गए। ये उनकी किस्मत थी कि वे जिंदा थे। ये उनकी पहली डरावनी मुठभेड़ थी और हाल ही में 2021 में हुई जब वे लॉबस्टर पकड़ने के लिए डाइविंग कर रहे थे। केप कॉड में पानी में कूदने के बाद वे समुद्र तल पर तैरते हुए लॉबस्टर इकट्ठा करने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शुरुआत में माइकल को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक वह अंधेरे में घिर गए और उन्होंने महसूस किया कि कोई चीज़ उन्हें पीछे से धक्का दे रही है। तभी उन्हें पता चला कि वे हम्पबैक व्हेल के मुंह में हैं और उसकी मांसपेशियां उन्हें दबा रही हैं। उन्हें यकीन था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे और अगले लगभग आधे मिनट तक उन्हें समझ नहीं आया कि बाहर निकलने के लिए क्या करें। सौभाग्य से व्हेल माइकल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और सिर हिलाकर मुंह खोल दिया। इससे माइकल बाहर गिर गए और उनके दोस्त जोसाया मेयो, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा था, ने अधिकारियों से संपर्क किया। माइकल का एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई टीवी शो में इंटरव्यू वायरल हुआ, लेकिन लोग उनकी बातों पर संदेह करते रहे जब तक गवाहों ने पुष्टि नहीं की। कई लोगों ने सोचा कि अगर वे सच में व्हेल द्वारा निगल लिए जाते तो गंभीर चोटें आती। माइकल ने समझाया कि व्हेल का गला इंसान को निगलने के लिए छोटा होता है और वो सिर्फ उसके मुंह में फंसे थे, पेट में नहीं। माइकल ने घटना को सहजता से लिया और आज भी लॉबस्टर पकड़ने के लिए डाइविंग करते हैं, क्योंकि वह इस अनुभव से अपनी पसंदीदा चीज को नहीं छोड़ना चाहते। नंबर 8। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी बड़ी रकम पाने या ऐसे एटीएम के बारे में सपना देखा है जो अचानक बहुत सारा कैश देने लगे। ये सोच तो अच्छी है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि पैसे रखना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है, जैसा 39 वर्षीय महिला सेनिया फिलिपो के मामले से साबित होता है। जनवरी 2024 में 78 वर्षीय रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड्रयू चेज सिटबोंग ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी यूके के बार्कलेज बैंक खाते से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के वेस्टपैक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश एंड्रयू एक पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी कीबोर्ड अटक रहा था, और जब वे अपने नए बैंक खाते का नंबर दर्ज कर रहे थे तो एक नंबर दर्ज नहीं हो पाया। और भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि गलत नंबर सेनिया का था, जिससे पैसे उनके खाते में चले गए। अपनी और पति अलेक्जेंडर की हैरानी के लिए उन्हें पता चला कि उनके खाते में $1,58,000 जमा हो गए हैं और उन्होंने इसे रखने का फैसला किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगा यह पैसा उनके ऑनलाइन जुए में जीत का है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कभी अपनी इस सोच की पुष्टि करने की कोशिश नहीं की थी। उन्हें पहले यह भगवान का आशीर्वाद लगा, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि यह उसका उल्टा था। एक जज ने बाद में कहा कि उन्हें घटनाओं के इस विवरण पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद उस जोड़े ने जो किया उससे यह कहानी अविश्वसनीय लगी। उन्होंने ज्यादातर पैसे जल्दी ही दूसरे खातों में ट्रांसफर कर खर्च करना शुरू किया। उन्होंने $20,000 अपने परिवारों को समोआ भेजे, कुछ बिल चुकाए और फिर अपनी मौजूदा कार का बकाया चुकाने के बाद एक नई गाड़ी खरीदी। सच्चाई सामने आने पर सेनिया और अलेक्जेंडर ने कहा कि उनके नाम सार्वजनिक न हों ताकि उनकी चर्च या समुदाय में बदनामी न हो, लेकिन मामले की निगरानी कर रहे जज इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि इसे एक मध्यम से गंभीर अपराध माना गया था और उन्होंने नाम छुपाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। एंड्रयू ने भी कहा कि नाम सार्वजनिक किए जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस जोड़े को पता था कि पैसा उनका नहीं है। उन्होंने बताया कि सेनिया को पता चला होगा कि जमा राशि बार्कलेज बैंक से आई है
न कि किसी ऑनलाइन जुए साइट से। गिरफ्तारी के बाद जज ने बताया कि जोड़े ने कुछ घंटों में ज्यादातर पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किए जो उन्हें संदिग्ध लगा। अलेक्जेंडर और सेन्या ने फिर बिना दोष सिद्धि रिहाई का आवेदन दिया, लेकिन जज ने अपील खारिज कर दी क्योंकि उन्हें अपने कामों के नतीजे भुगतने थे, चाहे पहली गलती एंड्रयू की थी। सेन्या पर चोरी और अलेक्जेंडर पर $64,000 की चुराई गई रकम रखने का आरोप लगा। दोनों ने जुर्म कबूल किया और 6 महीने की सामुदायिक नजरबंदी हुई। शुरुआत में उन्हें 2 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अपनी गलती कबूल करने की वजह से उन्हें कम सजा मिली। बैंक एंड्रयू के पैसे में से केवल $28,000 ही वापस पा सका, लेकिन उसने उन्हें आश्वासन दिया कि बाकी राशि उनके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। एंड्रयू का एक इंटरव्यू जल्दी ही वायरल हो गया और कई दर्शक सेन्या और अलेक्जेंडर से नाराज हो गए क्योंकि उनका मानना था कि इस जोड़े ने आपराधिक तरीके से काम किया है और अपनी धोखाधड़ी वाली हरकतों के लिए उन्हें जेल की सजा मिलनी चाहिए थी। सारा गायब हुआ पैसा आखिरकार एंड्रयू के खाते में वापस जमा कर दिया गया। साथ ही बार्कलेज बैंक की तरफ से £500 की सद्भावना राशि भी दी गई। नंबर 7, अधिकांश वायरल वीडियो इंटरनेट पर कुछ महीनों तक खूब चर्चा में रहते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। कभी कभी ये वीडियो स्टार के लिए भारी कमाई का जरिया बन जाते हैं, जैसा कि 2012 में वायरल 1 पाउंड फिश वीडियो के पाकिस्तानी नागरिक शाहिद नज़ीर के साथ हुआ। ये वीडियो, जिसे कॉलिन मिलर ने यूट्यूब पर अपलोड किया, 31 वर्षीय नज़ीर को ईस्ट लंदन की मछली दुकान पर दिखाता है, 31 मार्च को रेडिंग और वेस्ट हैम के फुटबॉल मैच से पहले। वीडियो के विवरण में लिखा था कि नज़ीर एक स्थानीय लेजेंड है क्योंकि वह अपनी मछली की दुकान के लिए मशहूर हो गए थे और इस वजह से भी कि जब वह मछली बेच रहे होते थे तो जो भी उनके पास से गुजरता था उन्हें वह मनोरंजन करते थे। वीडियो में नज़ीर स्थानीय लोगों से बात कर रहे होते हैं, तभी मिलर उनसे मछली वाला गाना गाने को कहते हैं। कुछ लोग उनके साथ फोटो लेते हैं जिससे उनकी इलाके में इज्जत दिखती है। इसके बाद वो गाना गाने लगते हैं जिसके बोल है, आओ महिलाओं 1 पाउंड मछली देखो, बहुत अच्छी, बहुत सस्ती, 1 पाउंड मछली। वीडियो वायरल हुआ और कुछ लोगों ने नज़ीर की तुलना PSY गैंगनम स्टाइल गायक से की। नज़ीर लंदन में 1 साल थे जब वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने इस प्रसिद्धि का लाभ उठाने का तय किया। उन्होंने गाने का म्यूजिक वीडियो बनाया जो कुछ ही दिनों में लाखों बार देखा गया और वायरल हो गया। इसके बाद जो हुआ वह नज़ीर के लिए एक तूफान जैसा था। उन्हें वार्नर ब्रदर्स से रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला और गाना UK iTunes पर जारी हुआ। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने यह गाना इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से चिल्लाने में हिचकिचाहट होती थी। उनके बॉस ने ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने को कहा, लेकिन नज़ीर को यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने खुद एक प्रसिद्ध धुन और बोल बना लिए। इससे काम बन गया और मछली का स्टॉल जल्दी ही लोगों में पसंदीदा बन गया। वे तो यहाँ तक कि कुछ भी खरीदने से इनकार कर देते थे जब तक कि नज़ीर अपना गाना नहीं गाते थे। और जब यह वीडियो यूट्यूब पर डाला गया तो नज़ीर जल्दी ही एक मशहूर चेहरा बन गए। उस साल के अंत में 1 पाउंड फिश क्रिसमस नंबर 1 के लिए एक्स फैक्टर विजेता से मुकाबला कर रहा था। ये गाना 4थे नंबर पर पहुंचा और गायक टिम्बालैंड ने इसका कवर भी रिलीज किया। नज़ीर उस साल दिसंबर में पाकिस्तान लौटे और एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ मौजूद थी, जिन्होंने उनकी प्रशंसा में उनके गले में फूलों की मालाएं पहनाई। उन्हें शोहरत मिल गई थी, लेकिन उनकी यह चमक ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। पाकिस्तान में रहते हुए पता चला कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले 6.6 मिलियन का चेक साइन किया था जो बाउंस हो गया। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का आरोप लगा जब लाहौर की एक निजी लीजिंग कंपनी ने शिकायत की। राजपूत गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किस्तों में पैसे चुकाने पर सहमति दी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया और नज़ीर बाद की सुनवाइयों में भी पेश नहीं हुए। उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। कोर्ट में कर्ज चुकाने का आश्वासन देने पर जमानत मिल गई। नज़ीर को यूके में फिर से प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और उनका संगीत करियर खत्म हो गया। वे अब भी पाकिस्तान में परिवार के साथ रहते हैं और कभी कभी टिकटॉक पर गाने डालते हैं। नंबर 6, विडंबना ये है कि गायक गीतकार रॉबिन थिके
अपने हिट गाने ब्लर्ड लाइंस के लिए मशहूर हैं, लेकिन यही वायरल ट्रैक उन्हें कानूनी झमेले में डालकर करोड़ों डॉलर का नुकसान करा गया। थिके का जन्म 1977 में लॉस एंजलिस में हुआ। उनके माता पिता ग्लोरिया लॉरिंग, डेज ऑफ आवर लाइव्स, और एलन थिके, ग्रोइंग पेन्स, दोनों प्रसिद्ध अभिनेता हैं। छोटे रहते हुए उन्होंने द वंडर ईयर्स, द न्यू लैसी, जस्ट द 10 ऑफ अस और ग्रोइंग पेन्स जैसे कई टीवी शोज में अभिनय किया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह एक संगीतकार के रूप में करियर बनाना चाहेंगे, और इसमें उनके परिवार ने पूरी तरह से उनका समर्थन किया। उन्होंने और उनके पिता ने मिलकर कुछ गाने लिखे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह वोकल ग्रुप के साथ पहला एल्बम रिलीज करने से पहले हाई स्कूल पूरी करे। उन्होंने डेमो रिकॉर्डिंग के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्रुप के एक अन्य सदस्य के चाचा ने भुगतान कर दिया। जल्द ही थिके को R&B गायक ब्रायन मैकनाइट की प्रोडक्शन कंपनी के साथ साइन कर लिया गया, और फिर उनकी मुलाकात जिमी लोविन से हुई, जिन्होंने उन्हें इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की। उस समय वो सिर्फ 16 साल के थे, और अगले साल थिके अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चले गए। शुरुआत में उन्होंने निर्माता और गीतकार के रूप में काम किया, और व्हेन यू पुट योर हैंड्स ऑन मी क्रिस्टीना एग्विलेरा के डेब्यू एल्बम के लिए लिखा। 1999 में थिके ने अपना संगीत बनाने पर ध्यान दिया और डेब्यू एल्बम के लिए पैसे बचाने लगे, लेकिन फिर इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स ने उन्हें दोबारा साइन कर लिया। उनका डेब्यू सिंगल व्हेन आई गेट यू अलोन वॉल्टर मर्फी के सैंपल से बना था, और उसके म्यूजिक वीडियो को कुछ सफलता मिली। ये ट्रैक ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में काफी बेहतर चला, लेकिन थिके अमेरिका में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। 2003 में उनका डेब्यू एल्बम अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड रिलीज हुआ, लेकिन वह फिर सफल नहीं हो सके। एल्बम लेबल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, फिर भी थिके को सफल कलाकारों के साथ काम करने के ऑफर मिले। इसमें मैरी जे ब्लाइज, अशर और लिल वेन शामिल थे। उनके रिकॉर्ड सेल्स से लेबल प्रभावित नहीं था, इसलिए उनका दूसरा एल्बम कई बार टल गया। फिर उन्होंने स्टार ट्रैक लेबल के साथ साइन कर सिंगल वाना लव यू गर्ल रिलीज किया, जिसे यूके में थोड़ी सफलता मिली। एल्बम अगले साल रिलीज हुआ, और उनका गाना लॉस्ट विदाउट यू उनका पहला सफल ट्रैक बना, जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में 14वें नंबर तक पहुंचा। आने वाले सालों में उनके करियर में उतार चढ़ाव आए। 2013 में उन्होंने ब्लर्ड लाइंस एल्बम रिलीज की। टाइटल ट्रैक को जल्द ही वीवो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, जिससे थिके को लगा कि उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन उनकी खुशी तब खत्म हो गई जब उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे की खबर मिली। गाने के रिलीज होते ही लगभग तुरंत ही दर्शकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इसका ज्यादातर म्यूजिक सीधे मार्विन गेय के गाने गॉट टू गिव इट अप से लिया गया है। ये थिके का सबसे बड़ा हिट था, जिससे उन्हें $5 मिलियन से ज्यादा कमाई हुई। उन्होंने साबित करने के लिए मुकदमा किया कि उन्होंने गेय का म्यूजिक नहीं इस्तेमाल किया, और गेय परिवार ने जवाबी मुकदमा किया। 2015 में ये मामला चरम पर था, और थिके को कॉपीराइट उल्लंघन पर $7.4 मिलियन चुकाने का आदेश मिला, जो बाद में घटकर $5 मिलियन हो गया, जिसे थिके और उनके निर्माता फेरेल विलियम्स ने मिलकर चुकाया। दोनों ने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन फैसला वही रहा। आज तक थिके अपनी लिखी सामग्री से इस गाने जैसी सफलता नहीं दोहरा सके। नंबर 5। हम सभी को तब अच्छा लगता है जब इंटरनेट पर कोई नया मीम या वायरल वीडियो सामने आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि कई बार इन वीडियो के पीछे भावनात्मक संघर्ष छुपे होते हैं, जो बाद में सामने आते हैं, और इससे भविष्य में हम उस वीडियो को देखने का नजरिया बदल जाता है। टिकटॉक यकीनन इस तरह की सामग्री के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, क्योंकि यूजर्स दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को रीमिक्स करना पसंद करते हैं, ताकि वे ज्यादा व्यूज पा सके और शायद थोड़े समय के लिए इंटरनेट स्टार बन सके। एक उदाहरण 2017 का वह वीडियो है जिसे ग्रैमी नामांकित R&B सिंगर और अभिनेता टायरिस गिब्सन ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। उस वीडियो में टायरिस गिब्सन रोते और परेशान नजर आते हैं, बार बार कहते हैं, हे भगवान मेरी शायला। इस वीडियो को जल्दी ही टिकटॉक यूजर्स ने रिमिक्स कर दिया और ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। कई लोगों ने गिब्सन की प्रतिक्रियाओं की नकल की और कुछ ने तो
उनकी भावनात्मक परेशानी का कारण जाने बिना उनका मजाक भी उड़ाया। अधिकांश लोग गिब्सन को उनकी फास्ट एंड फ्यूरियस और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों के लिए याद रखेंगे। वो फोर ब्रदर्स, वेस्ट डीप, डेथ रेस और मॉर्बियस जैसी फिल्मों में भी दिखे हैं। वह एक प्रकाशित लेखक है जिन्होंने एक कॉमिक बुक सीरीज और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे रिलीज की है। उन्होंने रेव रन के साथ मेनोलॉजी सीक्रेट्स ऑफ योर मैन्स माइंड रिवील्ड किताब सहलेखक के रूप में लिखी, जो बेस्ट सेलर बनी। 2007 में उन्होंने नॉर्मा मिशेल से शादी की, एक बेटी हुई और वे अटलांटा जॉर्जिया में बस गए। लेकिन 2009 में वह शादी खत्म हो गई। 2017 में उन्होंने समांथा ली से शादी की, 2018 में बेटी हुई और 2022 में तलाक हो गया। 2 साल बाद यह सामने आया कि गिब्सन ने ली को चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया था। उन्हें हिरासत में लेकर रिहा होने से पहले $74,500 चुकाने का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने चुका दिया। लेकिन उनकी पहली शादी बाद में उनके लिए परेशानी बनी। उनकी बेटी के 10 साल की होने पर विलियम्स ने गिब्सन पर जमीन पर धक्का देने का आरोप लगाकर एकल अभिरक्षा की अर्जी दी। गिब्सन ने इन आरोपों से इनकार किया और फिर अब कुख्यात हो चुका वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया। और उसमें वो एक टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे थे जिसके सामने शाइला रॉक्स लिखा हुआ था, और उन्हें अदालत से यह गुहार लगाते हुए देखा गया कि उनकी बेटी को उनसे दूर न किया जाए। विलियम्स ने आगे दावा किया कि जब उनकी बेटी उनके साथ रह रही थी तो उन्होंने उसे अपनी मां से मिलने नहीं दिया, और जब विलियम्स ने पासपोर्ट मांगा तो उन्होंने उसका पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने और कई अन्य लोगों पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि असहमत होने पर वो हिंसक हो जाता था। आखिरकार इस जोड़े को बेटी की कानूनी और शारीरिक अभिरक्षा बराबर साझा करने का अधिकार मिला। इन खुलासों के बाद टिकटॉक यूजर्स को एहसास हुआ कि वे गिब्सन का मजाक उसके सबसे बुरे वक्त में उड़ा रहे थे। नंबर 4, सभी वायरल वीडियो दुखद घटनाओं से नहीं आते, जैसा कि अब तक के सबसे मशहूर वायरल वीडियो में से एक से साबित होता है, जिसमें एक महिला है जिसका नाम किम्बरली स्वीट ब्राउन विल्किंस है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बच निकलने में कामयाब रही थी, इससे पहले कि वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। जो लोग वायरल इंटरनेट वीडियो और मीम्स जानते हैं, उन्हें 2012 का मशहूर वाक्य "एंड नोबडी गॉट टाइम फॉर दैट" याद होगा। ये लाइन विल्किंस ने एक मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू के दौरान कही थी और लगभग रातों रात वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई थी। आने वाले सालों में यह वाक्यांश उन लोगों की भाषा में आ गया जब वे किसी नापसंद चीज या करने का मन न होने पर इसका जिक्र करते थे। आज भी उस वीडियो का नियमित रूप से जिक्र किया जाता है और उसे अनगिनत अन्य वीडियो में इस्तेमाल किया गया है जो टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं। उस समय विल्किंस ओक्लाहोमा के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी और यहीं वह मशहूर हुई। ये सब 7 अप्रैल को शुरू हुआ जब विल्किंस की पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला के अपार्टमेंट में आग लग गई। सभी लोग समय पर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गए, किसी की जान नहीं गई। पड़ोसी महिला को धुआं सांस में चले जाने के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वो पूरी तरह ठीक होकर जल्दी छुट्टी पा गई। आग लगने पर केचार टीवी ने रिपोर्टर और कैमरामैन को कॉम्प्लेक्स भेजा ताकि वे निवासियों का इंटरव्यू ले, और विल्किंस भी वहां थे। उन्होंने कैमरे पर आने के लिए सहमति दी और आगे बढ़कर बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन ये सब अनजाने में ही मजाकिया अंदाज में हो गया। उन्होंने बताया कि उस दोपहर वह उठी और उन्होंने सोडा पॉप लेने का फैसला किया। उन्हें पहले लगा पास में बारबेक्यू हो रहा है क्योंकि धुएं की गंध थी, लेकिन जल्दी पता चला कि पास के अपार्टमेंट में आग लगी है। उन्होंने बताया कि वह बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगी और यह भी जरूर बताया कि उनके पास अपने जूते या कोई भी निजी सामान लेने का समय नहीं था क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उन्होंने बताया कि बाहर निकलते वक्त थोड़ा धुआं अंदर ले लिया, उन्हें ब्रोंकाइटिस भी है। फिर उन्होंने मशहूर लाइन कही, "एंड नोबडी", उसके लिए समय नहीं है, जिससे इंटरव्यू लेने वाले को साफ तौर पर बहुत खुशी हुई, जिसकी हंसी कैमरे के पीछे से सुनाई दे रही थी। जैसे ही यह क्लिप सार्वजनिक की गई, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने
इसे अपने खुद के वीडियो में बड़े प्रभाव के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छात्रों ने इसका इस्तेमाल परीक्षा की पढ़ाई करने की अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए किया। दूसरों ने इसका इस्तेमाल एक रिमिक्स गाने के रूप में किया और वह कोविड-19 महामारी से जुड़े अनगिनत मीम्स में नजर आईं। अचानक मिली प्रसिद्धि से विल्किंस हैरान रह गईं। बाद में उन्होंने कहा कि वह हमेशा की तरह ही व्यवहार कर रही थी और मशहूर वाक्यांश उनका पसंदीदा कैच फ्रेज था। द बॉब रिवर्स शो ने विल्किंस का ऐसा रिमिक्स बनाया जिसमें कहा गया कि उन्हें ब्रोंकाइटिस है और उनकी छवि व कैच फ्रेज बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए। इसलिए उन्होंने $15 मिलियन का मुकदमा दायर किया। शो ने कहा कि उन्हें विल्किंस की क्लिप इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली थी, पर उन्होंने इनकार किया। ये मुकदमा एप्पल के खिलाफ दायर किया गया क्योंकि ट्रैक आईट्यून्स पर अपलोड किया गया था और उन्होंने उसे तुरंत हटा दिया। इसके बाद उन्होंने रेडियो शो पर मुकदमा किया, लेकिन अंत में यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। विल्किंस की प्रसिद्धि यही नहीं रुकी। वो कई स्थानीय टेलीविजन विज्ञापनों और शो टॉश में दिखी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब उन्हें फिल्म अ मेडिया क्रिसमस में कास्ट किया गया। इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। उन्होंने बताया कि वो आज भी उसी अपार्टमेंट में रह रही हैं और अब सामान्य जीवन जी रही हैं। नंबर 3, यह हैरान करने वाली बात है कि कुछ लोग किस तरह से प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। बीते दिनों में संगीतकार अपने किसी गाने के लोकप्रिय हो जाने की वजह से मशहूर हो जाते थे। अभिनेता सालों तक काम करते थे, तब जाकर उन्हें पहचान मिलती थी, और सितारे अपने हुनर पर कड़ी मेहनत करते थे, कई बार दशकों तक, तब जाकर वे घर घर में पहचाने जाने वाले नाम बनते थे। हालांकि आधुनिक समय में इंटरनेट और उसकी वायरल संस्कृति की वजह से शोहरत सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर हो सकती है। उपरोक्त कई मामलों में लोग सिर्फ एक वाक्य बोलने या सही समय पर किसी वीडियो में नजर आने भर से मशहूर हो गए। इस बात की गवाही देने वाले एक व्यक्ति हैं एंटोइन डॉटसन, जो एक डरावने अनुभव के बाद, जिसमें उनकी बहन कैली शामिल थी और जो सौभाग्य से सुरक्षित बाहर आ गई, एक समाचार चैनल के इंटरव्यू में नजर आए थे। जुलाई 2010 में अलाबामा के हंट्सविल की पुलिस को लिंकन पार्क के केली के घर बुलाया गया जब उनके कमरे में उन पर शारीरिक हमला हुआ। एक सुबह करीब 3:10 बजे वह अपने घर में, जो वेबस्टर स्ट्रीट के 500 नंबर वाले हिस्से में स्थित है, जाग गई और तुरंत डर गई। सदमे में उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ बिस्तर पर है और जोर से चिल्लाई ताकि वो आदमी भाग जाए। उसके भाई आंतवान ने शोर सुनते ही दौड़कर कमरे में पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने केली के बिस्तर पर उस आदमी को देखा जिसके हाथ उसकी गर्दन पर थे। वह बिस्तर की ओर दौड़ा और आदमी को केली से अलग किया, फिर हमलावर भाग गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें उस आदमी की शर्ट और उसके कई फिंगरप्रिंट्स घटनास्थल पर मिले। भाई बहन ने कहा कि वह आदमी उनके लिए अनजान था और हमले से केली मानसिक रूप से बहुत आहत हुई, हालांकि उसे शारीरिक चोट नहीं आई। हालांकि कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि आगे क्या होने वाला है। एंटोनी का इंटरव्यू स्थानीय वाफ टीवी चैनल ने लिया था। आसपास के लोगों और हमलावर को दी गई उनकी चेतावनियां जल्दी ही वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में हमलावर है, लोग अपने बच्चों और पत्नियों को छुपा ले। ये क्लिप वायरल हो गई। केली का भी इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने बताया कि वह आदमी उनकी खिड़की से चढ़कर उनके कमरे में घुस आया था। उन्होंने उसे प्रोजेक्ट्स का बेवकूफ समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन एंटोइन ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। इंटरव्यू के बाद ऑटो ट्यून द न्यूज यूट्यूब चैनल के ग्रेगरी ब्रदर्स ने उस क्लिप का इस्तेमाल बेड इंट्रूडर नाम का गाना बनाने के लिए किया। यह तुरंत ही एक सनसनी बन गया और एंटोइन ने अपनी मशहूर पंक्ति हाइड योर किड्स के साथ सामने प्रिंट की हुई टी शर्ट्स बेचना शुरू कर दिया। यह गाना आरबी और सोल चार्ट पर तीसरे स्थान पर पहुंचा और एक हफ्ते आईट्यून्स के टॉप 25 में रहा। ग्रेगरी ब्रदर्स ने फैसला किया कि वे गाने से होने वाले मुनाफे को डॉटसन के साथ बांटेंगे, जिन्होंने कहा कि वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवार को एक बेहतर मोहल्ले में ले जाने के लिए करेंगे। ये गाना आज भी इंटरनेट पर घूमता रहता है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसके प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की है, क्योंकि उनका मानना है कि यह इस बात को हल्के में लेता है कि केली पर उसके अपने घर में हमला हुआ था, जो कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रॉकी लॉकरिज तब मशहूर हुए जब वे
फरवरी 1984 में रोजर मेवेदर को हराने वाले पहले बॉक्सर बने। उनका जन्म रिक्की लॉकब्रिज के नाम से हुआ और उन्होंने अपने गृहनगर टाकोमा वॉशिंगटन में बॉक्सिंग शुरू की। खेल से उनका परिचय टाकोमा बॉयज क्लब में हुआ था और जल्द ही वे नेशनल AAU बैंटम वेट चैंपियन बन गए। उन्होंने नेशनल गोल्डन ग्लव्स बैंटम वेट में दूसरा स्थान पाया और 1978 वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। सफलता के बाद वे पैटरसन, न्यू जर्सी गए और प्रोफेशनल बॉक्सर का करियर शुरू किया। उसी साल अगस्त में उन्होंने प्रोफेशनल डेब्यू में टोनी रीड को तकनीकी नॉकआउट से हराया। उन्होंने न्यू जर्सी स्टेट फेदरवेट चैंपियनशिप और USA फेदरवेट चैंपियनशिप जीती। उनकी पहली हार 4 अक्टूबर 1980 को हुई जब उन्हें यूसेबियो बेड्रोसा ने हरा दिया, लेकिन उनके खेल के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। 26 फरवरी 1984 को उन्होंने अपनी सबसे यादगार लड़ाई रोजर मेवेदर के खिलाफ लड़ी, जो बॉक्सिंग लेजेंड फ्लॉयड मेवेदर के चाचा है। ये मुकाबला सिर्फ 90 सेकंड से थोड़ा ज्यादा चला क्योंकि लॉकरेज विजेता बनकर उभरे और यहां तक कि वे खुद भी हैरान थे कि उन्होंने अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया। अगले साल वे विल्फ्रेडो गोमेज से खिताब हार गए, लेकिन फिर भी 44 जीत, 36 नॉकआउट और 9 हार के साथ सफल करियर के बाद रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वे परिवार सहित टाकोमा लौटे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में दुर्भाग्य आया। वित्तीय समस्याओं और गैर कानूनी नशीले पदार्थों के कारण वे और उनकी पत्नी कैरोलिन अलग हो गए। उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन दोनों अगली लड़ाइयां हार गए और साफ हो गया कि उनके बॉक्सिंग के दिन खत्म हो चुके हैं। 1992 में वो न्यू जर्सी के कैम्डेन गए और वहां बैरल निर्माता के यहाँ क्लीनर व पेंटर बने। इसके बाद उन्होंने अपराध की दुनिया की ओर रुख किया और चोरी के आरोप में उन्हें 5 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। उन्हें फिर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर 27 महीने जेल में रखा गया। रिहाई के बाद उन्हें गुजारा करना मुश्किल हुआ और वे बेघर हो गए। 2006 में उन्हें स्ट्रोक आया और जब उनके परिवार को एहसास हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है तो उन्होंने उन्हें A&E टीवी शो इंटरवेंशन में आने के लिए आमंत्रित किया। यही लॉकरेज फिर मशहूर हो गए। एक क्लिप में जो बहुत जल्दी वायरल हो गई थी, उनके बेटे ने समझाया कि उन्होंने जो कुछ भी सालों में झेला उसके बावजूद वह अभी भी अपने पिता से प्यार करते हैं क्योंकि वह अब भी उनके पिता है। इस पर लॉकरेज की बहुत भावुक प्रतिक्रिया आई जब उन्होंने ये खबर सुनी कि उनका परिवार उन्हें अब भी स्वीकार करता है, तो वो बिना किसी झिझक के जोर जोर से रोने लगे। लगभग एक ही रात में इस क्लिप को एक मीम बना दिया गया जो इंटरनेट पर बेस्ट क्राई एवर के नाम से फैल गया। इसके बाद वो सड़कों पर नहीं रहे और तमाम मुश्किलों के बावजूद नशा छोड़ दिया। 7 फरवरी 2019 को 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया आज भी चर्चा में है क्योंकि बाद में लोगों को समझ आया कि वो शो में क्यों रोए थे और लॉकरेज की कहानी सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं थी। नंबर 1, आम बातचीत में वायरल इंटरनेट वीडियो की बात होते ही कोई न कोई नुमा गाय का जिक्र करता है। ये वीडियो सबसे पहले वायरल होने वाले वीडियो में से एक था, इसलिए ये दशकों से लोगों के दिमाग में है। ये आदमी गैरी ब्रोल्समा है, जिसने 2004 में कभी नहीं सोचा था कि वेबकैम के सामने उसका अचानक किया गया प्रदर्शन उसे रातों रात मशहूर कर देगा, जिससे उसके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ा। जिस दिन की बात हो रही है, गैरी ने खुद को एक रोमानियाई गाने ड्रैगोस्तिया डिन तेई पर डांस करते और लिपसिंग करते हुए रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने इस वीडियो का नाम नुमा रखा और 6 दिसंबर 2004 को इसे फ्लैश एनिमेशन और गेमिंग वेबसाइट newgrounds.com पर अपलोड कर दिया। इस क्लिप को कुछ दिनों में लगभग 2 मिलियन व्यूज मिले और लोगों ने उसकी बेझिझक डांस मूव्स, बड़ी बड़ी आंखों और बढ़ा चढ़ाकर की गई लिप सिंकिंग की तारीफ की। ब्रोल्समा अचानक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन वो आगे की घटनाओं के लिए तैयार नहीं था। उसे गुड मॉर्निंग अमेरिका शो ने संपर्क किया और यह क्लिप CNN VH1 पर भी दिखी। कुछ लोग ध्यान पसंद कर सकते थे, लेकिन ब्रोल्समा के लिए ये बड़ा झटका था और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। न्यू जर्सी में रहते हुए वह बहुत एकांतवासी हो गया और शायद ही बाहर दिखता था। बाद में उसने बताया
कि वह ज्यादातर समय अपने घर में उदास घूमता रहता था और जैसे ही वह बाहर निकलता, पहचाने जाने की वजह से वह संभाल नहीं पाता था। जब उसने ऐसा करने की हिम्मत जुटाई तो लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते, उसके ऑटोग्राफ मांगते और वीडियो में दिखाए गए उसके डांस मूव्स की नकल करते। ये ध्यान बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने जितना हो सके घर के अंदर ही रहने का फैसला किया। इस बीच उसे समाचार एजेंसियों से लगातार संदेश मिल रहे थे जो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थीं, लेकिन उसने उनकी किसी भी मांग का जवाब देने से इनकार कर दिया। जल्द ही उसके परिवार को उसकी मानसिक सेहत की चिंता होने लगी क्योंकि उसमें बदलाव दिखने लगे। वह पहले ही संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब लोग उसके उदास होने का कारण पूछने लगे तो स्थिति और भी मुश्किल हो गई। उसके परिवार ने मदद की, लेकिन वह अपनी दुनिया में सिमट गया और अब सिर्फ स्थानीय स्टेपल्स में काम की शिफ्ट करने घर से निकलता था। उसके सहकर्मियों ने देखा कि वह चुप और अंतर्मुखी हो गया है, पर वे उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। समय बीतने पर क्लिप कम लोकप्रिय हुई और ब्रोस्मा सामान्य जीवन में लौट आया। अगले वर्षों में उसने इंटरव्यू दिए और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो क्लिप इतनी लोकप्रिय होगी। जिससे मिली प्रसिद्धि ने उसे चौंका दिया। वह डिजाइन और आईटी में काम करता है और अपने नाम से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गाने भी बनाए हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।